हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बच्चों देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट चैप्टर है उसका जो सेकंड पार्ट था बेटा, वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट, आपको ध्यान होगा वो वाला कंसेप्ट स्टार्ट कर चुके थे हम। और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे तैयार होता है वो बनवाया था। उसके अंदर मैंने आपको बोनस, राइट को सेल करते हैं, ये सारी बातें हम ऑलरेडी आपके साथ लास्ट क्लास में बातें कर चुके हैं। उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स करवाई थी और 2 प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल से आपको होमवर्क में दी थी कि आप बच्चे घर से करके आएंगे, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप बच्चों ने घर से उन प्रॉब्लम्स को किया होगा और कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास को बेटा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट क्लास में मैंने नहीं करवाई थी, डिविडेंड को लेकर कुछ बातें आपके साथ करनी रह गई थी। आज वो डिविडेंड वाली बातें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको प्रॉब्लम्स पे लेकर चलूंगा। ठीक है, तो बेटा हमने लास्ट क्लास यहां से स्टार्ट की थी। अब मेरे साथ जल्दी से अपने रजिस्टर के अंदर वो नोट्स निकालेंगे और सीधा एक बार कुछ बातों को हम दोबारा से डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपको 2 मिनट क्विक रिवीजन देना चाहता हूं वेरिएबल इनकम बियरिंग के बारे में, तो ध्यान से सुनना बेटा। वेरिएबल इनकम बियरिंग में क्या होता था, जब इन्वेस्टर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लेता था, जैसे मैं मान लो एक इन्वेस्टर हूं और मैंने बच्चों किसी कंपनी के अगर इक्विटी शेयर्स को खरीद लिया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है, जब आपने इक्विटी शेयर्स को खरीदा किसी कंपनी के, तो आपको वहां पर जो इनकम जनरेट होगी वह इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, वह मिलेगा डिविडेंड। बस बेटा डिविडेंड की सबसे जरूरी बात क्या है कि आप एक्रूड डिविडेंड कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे बेटा फिक्स्ड इनकम बियरिंग में क्या होता था, हम एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट मिलेगा और किस डेट को मिलेगा, ये दोनों बातें बच्चे हमें पता होती थी। दोनों बातें पहले से इन्वेस्टमेंट पे फिक्स्ड होती थी। बट वेरिएबल इनकम बियरिंग में कितना डिविडेंड मिलेगा ये बात कभी भी पहले से डिसाइड नहीं होती है, इसलिए आप यहां पर एक्रूड डिविडेंड कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तब पता चलेगा जब बच्चों वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा ये सारी बातों का जवाब आप नहीं दे सकते। बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पहले से किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितने नंबर्स है, नंबर्स के कॉलम में आ जाएगा। डिविडेंड जो होता है बच्चों वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसलिए आपने देखा होगा डिविडेंड के कॉलम में मैंने अमाउंट नोट नहीं कर रखी, और कॉस्ट कितने में उसको आपने खरीदा था वो आ जाएगी। दूसरा, अगर आपने करंट ईयर के दौरान और इक्विटी शेयर्स खरीदे कंपनी में, तो आपने जैसे ही शेयर्स को खरीदेंगे आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कॉस्ट के कॉलम में बच्चों कॉस्ट की अमाउंट आ जाएगी। इसके अलावा एक और बात बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कभी कंपनी से बोनस रिसीव करते हो, तो बेटा बोनस क्या होता है कि आपको फ्री में शेयर्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, और जब भी बच्चों फ्री में शेयर्स मिलते हैं आपके नंबर्स बढ़ जाते हैं, बट आपके कॉस्ट के कॉलम में 0 रुपए का इंपैक्ट आता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा मैंने राइट शेयर्स के लेकर कुछ बातें की थी। बेटा राइट क्या होता है, एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को एक अधिकार देती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी कंपनी फर्दर कैपिटल इशू करना चाहती है, और हम सबसे पहले आपको राइट दे रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के और शेयर्स खरीदो। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो पहला राइट आपका है, अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम ये शेयर जनरल पब्लिक में लेकर चले जाएंगे।
अब अगर मान लो आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और आपको राइट लेने के लिए एक एप्लीकेशन आती है। अब आप बेटा, राइट का मतलब अधिकार है, यानी ऑब्लिगेशन नहीं है। अधिकार का मतलब है कि आप चाहो तो उसे अवेल करो, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। अगर बेटा आपने उसे अवेल कर लिया का मतलब है कि आपने शेयर सब्सक्राइब कर लिए। जैसे बेटा आप शेयर सब्सक्राइब करोगे तो राइट शेयर्स खरीदने से आपकी जेब से पैसे जाएंगे और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। तो जैसे ही आप राइट सब्सक्राइब करोगे आपके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और कॉस्ट के कॉलम में बच्चों आपकी कॉस्ट इंक्रीज करवा दी जाएगी, जो कि बेटा मैंने यहां पे समझाया था। देखो राइट शेयर्स को लेकर, इफ परचेज्ड यानी सब्सक्राइब्ड, अगर आपने बच्चों खुद ने सब्सक्राइब कर लिए तो दो बातें मैंने यहां पर बनाई थी कि आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम है, यानी एनओएस वाले कॉलम में कितने नंबर्स बच्चों आपने परचेज किए वो ले जाकर प्लस कर दो, और जितने रुपए आपने पेमेंट किया है, क्योंकि राइट बच्चों फ्री में नहीं होता, राइट के लिए आपको कंसीडरेशन देना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, और जितनी भी अमाउंट आप बच्चों ने पे की है वो उसके कॉस्ट वाले कॉलम में यानी अमाउंट वाले कॉलम में ले जाके नोट करवा देंगे। क्लियर? हाँ जी सर। तो बेटा आपको समझ में आ गया, जब हम राइट को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि आपको जो राइट शेयर्स हैं, अगर आप चाहो तो वो किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे ऐसे समझो कि आपको राइट शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई, आप उस एप्लीकेशन को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसे कहते हैं कि बेटा सेल ऑफ राइट। अगर आपने अपने राइट को सेल किया है तो जिस भी पार्टी को बेटा आप अपने राइट सेल करोगे उस पार्टी से आप सम कंसिडरेशन रिसीव करोगे, यानी कुछ पैसे ले लोगे। और जैसे बेटा आप उनसे पैसे लोगे, जितने भी पैसे आप उनसे लेते हो वो अमाउंट आपके P&L में ट्रांसफर हो जाती है। यानी राइट शेयर्स को सेल करने से जो भी सेल प्रोसीड रिसीव होती है बच्चों, उस अमाउंट को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर चले जाते हैं। आप ऐसे समझो बेटा, मेरे को 1000 शेयर्स का राइट मिला था और मैंने वो शेयर्स खुद ने सब्सक्राइब करने की बजाय अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर कर दिए, और मैंने अपने उस रिश्तेदार को कहा कि मुझे एक राइट पे 3 रुपए चाहिए। कितने रुपए बच्चों? 3 रुपीज मैंने मांग लिए। तो बताओ मैंने कितने राइट उनको ट्रांसफर किए? सर आपने 1000 राइट ट्रांसफर किए। तो बेटा एक शेयर पे 3 रुपए लेना चाह रहा हूं तो 1000 पे हो जाता है 3000। तो 3000 रुपए मुझे वहां से मिलेंगे, और वो 3000 रुपए जो है उसे बोला जाता है आपकी सेल प्रोसीड। और उस सेल प्रोसीड को बच्चों आप हमेशा कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी आप उसे P&L में क्रेडिट कर दोगे। बताइए हाँ या ना? जी सर। अगला पॉइंट आपको फिर से समझाता हूं बेटा, कभी कभी इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, यानी यहां पर आकर आपको कुछ बातें समझनी चाहिए। वैसे तो बोला गया है कि राइट को सेल करने से जो भी पैसा आएगा P&L में लेकर चले जाओ, बट इन्होंने कहा अगर राइट शेयर्स के बाद अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, जैसे अगर मैंने शेयर्स खरीदे थे 2 लाख रुपए में और राइट के बाद उसकी प्राइस रह जाती है 1,80,000 रुपए, यानी राइट के बाद मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में बच्चों गिरावट आ गई 20,000। अब बेटा समझना ये है कि जो 20,000 रुपए राइट में गिरावट आई उसका क्या करना है। अब पॉइंट ये कि अगर आपने राइट शेयर्स को सेल किया 50,000 में, यानी आपने राइट सेल करके 50,000 रुपए की प्रोसीड को रिसीव किया, तो ये कंसेप्ट कहता है वो 20,000 जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट में गिरावट आई है उतने रुपए तो आप कॉस्ट के कॉलम में लेकर जाओ, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो अमाउंट बच गई है उसे बेटा आप अपने P&L में क्रेडिट कर दो। तो मैं आपको कहूंगा ये एक्सेप्शन सिर्फ तब अप्लाई होगा जब राइट के बाद आपकी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस कम हो जाती है, या यो कह दो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, तब जाकर आप उस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे बच्चे कहां पर? उस अमाउंट को कॉस्ट के कॉलम में ले जाएंगे जितनी गिरावट हुई है, और उससे एक्स्ट्रा अमाउंट हम अपने P&L में लेकर चले जाएंगे। इसके ऊपर बेटा लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल्स भी कवर करवा दिए थे।
जैसे कि आपने थर्ड एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ सेल प्रोसीड पे 36,000 आए थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हुई थी 10,000, तो यहाँ पर हमने क्या करवाया था 10,000 तो कॉस्ट के कॉलम में ले गए और रिमेनिंग 26,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। जी सर। उसके बाद में बेटा मैंने अपनी बुक का प्रॉब्लम नंबर 3 आप बच्चों को करवाया, उसके बाद में मैंने स्टडी मटेरियल के अंदर से प्रॉब्लम नंबर 5 भी आपको करवाया। तो यहां तक की बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब सबसे जरूरी बात जो आपके मन में बारी बारी आ रही होगी कि सर आपने ये कंसेप्ट तो बताया ही नहीं, कौन सा पॉइंट रह गया बच्चों लास्ट क्लास में? सर डिविडेंड को लेकर आपने पिछली क्लास में हमें कुछ नहीं बताया और आपने लास्ट क्लास में जैसे ही हम आपसे डाउट पूछना चाह रहे थे आप बारी बारी कह रहे थे कि आज नहीं बताएंगे कल बताएंगे। तो क्या सर आज की क्लास में ये पॉइंट डील होगा? बेटा 100% डील होगा, प्रॉब्लम भी आज करवाऊंगा, कोई डाउट यहाँ नहीं रहने वाला। सबसे पहले एक बात बताओ, डिविडेंड को लेकर कुछ बातें करते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और बेटा अगर मैंने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे या डिवेंचर्स खरीदे या गवर्नमेंट के बेटा सिक्योरिटीज खरीदी, तो उन पे बेटा रेट पहले से फिक्स होती है। तो जिन पे रेट फिक्स होती है उन पे जो इनकम जनरेट होती है उसे बोला जाता है बच्चों इंटरेस्ट। बट इक्विटी शेयर्स, अगर मैंने किसी कंपनी में बेटा अपना पैसा लगाया यानी मैंने अपनी कैपिटल किसी कंपनी को दे दी काम में लेने के लिए, मैं उस कंपनी को अपना पैसा इसलिए देना चाहता हूं कि उस कंपनी से मुझे कुछ रिटर्न मिले यानी कुछ इनकम मेरे पास आए। वो रिटर्न जो कंपनी मुझे देगी या जो रिटर्न इनकम जो कंपनी मुझे देगी उसे बेटा बोला जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? एक रेवेन्यू नेचर की इनकम है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को पे करती है, क्योंकि कंपनी उस शेयर होल्डर के पैसे को अपने बिजनेस में यूज करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है और उस प्रॉफिट का एक पार्ट उन शेयर होल्डर में बांट देती है यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे बोला जाता है डिविडेंड। तो सबसे पहले एक बात समझनी है कि डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए नॉर्मली एक रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है और उस इनकम को नॉर्मली पी&एल में लेकर जाया जाता है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड कब पी&एल में जाएगा और कब पी&एल में नहीं जाएगा। यानी पॉइंट ये है कि डिविडेंड पी&एल में जा भी सकता है और हो सकता है पी&एल में ना भी जाए। अब वो जाएगा या नहीं जाएगा, कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये सबसे बड़े डाउट्स है जिनको अभी हम क्लियर करेंगे एक एक करके। अब बेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बाई बैंक, मैंने एक वर्ड यूज किया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन वर्ड का मतलब होता है खरीदने से पहले वाले पीरियड का जो डिविडेंड है वो कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। दूसरा बोला गया है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, खरीदने के बाद के डिविडेंड को बोला जाता है बच्चों पोस्ट एक्विजिशन। नाम से ही पता चल रहा है, प्री बोले तो पहले, पोस्ट बोले तो बाद में। एक्विजिशन या एक्वायर करने का मतलब खरीदने से पहले का और खरीदने से बाद की यहां पर बातें चल रही है। ठीक है सर, प्री एक्विजिशन और पोस्ट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इन बातों को समझने से पहले चलो मैं आपको एक दो पॉइंट समझाता हूं बच्चों, आराम से पूरी ईमानदारी से। अब मैं जो बोलूंगा बेटा उस पर ध्यान देना अगर आपको इस पॉइंट को लॉजिकली समझना है तो। अदरवाइज तो बेटा हम कह सकते हैं कि प्री एक्विजिशन कॉस्ट में ले जाओ और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड या इनकम के कॉलम में ले जाओ। बट ये कोई आपका लॉजिक नहीं है, इससे तो बच्चा रट लेता है, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। सो सर आप समझा दो, फिर आप क्या समझाना चाहते हो? बेटा एक बात को समझने की ना आपको कोशिश करनी है, बहुत सिंपल। पहले मैं आपको एक काम करता हूं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में समझाता हूं। कौन से डिविडेंड के बारे में बता रहा हूं बच्चों? प्री एक्विजिशन। आराम से पूरी ईमानदारी से इस डायग्राम को देखना, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों। यहां से बताइए सर। देखो बच्चों, ये दो अलग अलग ईयर्स बना दिए मैंने। हाँ जी सर बताओ ये क्या है? ये है बेटा आपका 1 अप्रैल 2020 और ये ईयर एंड होना है 31 मार्च 2021 को, और अगला ईयर है बेटा जो एंड होगा 31 मार्च 2022। हाँ जी सर। तो पहले एक बात समझो, कंपनी कैसे बिजनेस करती है।
पहले कंपनी बेटा पूरे साल प्रॉफिट कमाती है, फिर अगले साल जैसे ही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब पहले कंपनी प्रॉफिट कमाती है और फिर अपने शेयर होल्डर में अगले साल बांट देती है, उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड। ठीक है सर, तो अब आराम से सुनना। अब आपको क्या समझना है, ये बेटा प्रीवियस ईयर, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो लास्ट ईयर है। और ये बच्चों आपका करंट ईयर है, यानी जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है आपका करंट ईयर, ये आपका करंट ईयर चल रहा है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए क्या बेटा, मान लो, ध्यान से सुनना, आपने करंट ईयर के दौरान, यानी यहां पर ये डेट है जो मैं बोल देता हूं 1 जून बोल देता हूं। क्या बोला मैंने, दोबारा से देखो बेटा, करंट ईयर में 1 जून को मान लो आपने शेयर्स खरीदे, परचेज 1000 शेयर्स। आराम से सुनना बच्चों, ध्यान लगाकर पूरी ईमानदारी से। क्या समझा रहे हो सर, मैं बता रहा हूं बेटा भी, यानी आपने करंट ईयर के अंदर 1000 शेयर्स 1 जून को परचेज कर लिए। ठीक है सर, हमने परचेज कर लिए, ये हमारे 1 जून का ट्रांजैक्शन है। अगला पॉइंट, 31 अक्टूबर को उस कंपनी ने, जिस कंपनी में हमने शेयर्स एक्वायर किए थे या जिस कंपनी की हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, उस कंपनी ने बेटा करंट ईयर में आकर, यानी करंट ईयर में आकर 31 अक्टूबर को, ये है बेटा 31 अक्टूबर, डिविडेंड देती है वो कंपनी, और वो डिविडेंड देती है फॉर लास्ट ईयर। मैंने कहा था ना बच्चों, डिविडेंड कैसे दिया जाता है, कंपनी ने पहले 2021 में, यानी 2020 और 2021 के अंदर, यानी इस साल पूरे साल मन लगाकर मेहनत की, यानी बिजनेस किया और प्रॉफिट कमाया, और अपने उस प्रॉफिट में से करंट ईयर यानी 21-22 के अंदर उस कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, और 31 अक्टूबर को बेटा वो कंपनी डिविडेंड देने के लिए आ जाती है, यानी वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, उसका जवाब दो बेटा। 31 अक्टूबर को बताओ मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं या नहीं, दोबारा सुनना, मैंने बेटा करंट ईयर के अंदर 1 जून को 1000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं, यानी परचेज किए हैं। बताओ 31 अक्टूबर को जब वो कंपनी डिविडेंड देगी, क्या वो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी या नहीं देगी? तो कुछ बच्चों के मन में आंसर आ रहा होगा सर देगी, कुछ कहते होंगे नालायक नहीं देगी। तो मैं क्लियर कर दूं बेटा, 31 अक्टूबर को जो कंपनी का रजिस्टर होगा, या मैं यूं कह दूं जो रिकॉर्ड डेट होगी, उस दिन उस कंपनी के रजिस्टर में बच्चों मेरा नाम आ रहा होगा, और जब उस कंपनी के रजिस्टर में बच्चों मेरा नाम आ रहा होगा तो मुझे डिविडेंड दिया जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, डिविडेंड यहां पर लास्ट ईयर के लिए दिया जा रहा है, बट ये बताओ क्या लास्ट ईयर के अंदर, क्या पिछले साल मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर था? आंसर इज नो। कैसे सर? बेटा मैंने शेयर्स कब एक्वायर किए? 1 जून को, और कंपनी डिविडेंड कौन से पीरियड का दे रही है? पिछले साल का, 2021 का, जबकि 2021 में ये शेयर्स किसी और बंदे के पास थे, बट मैंने 1 जून को खरीद लिया, इस वजह से कंपनी रिकॉर्ड डेट को मेरा नाम होने की वजह से मुझे डिविडेंड दे देगी। बस ये बताओ क्या पिछले साल में उस कंपनी का शेयर होल्डर था? क्या पिछले साल उस कंपनी में मेरा पैसा लगा हुआ था? लॉजिकली मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं था लास्ट ईयर में, और ना ही मेरा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्टेड था, तो लॉजिकली मुझे डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए। बट कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हम ये नहीं देखते कि लास्ट ईयर में कौन ओनर था, कितने टाइम के लिए ओनर था। कंपनी कहती है जिस दिन हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे
उस दिन जिस भी बंदे का नाम हमारे मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा होगा उसे डिविडेंड दिया जाएगा। मैंने 1 जून को खरीदा, 31 अक्टूबर को डिविडेंड दिया जा रहा है, तो मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर में है, तो बच्चों मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, चाहे वो मेरे अधिकार में हो या ना हो। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, जब 31 अक्टूबर को मुझे डिविडेंड मिल रहा है, अब आपको एक बात समझनी चाहिए, लॉजिकल बात समझाने जा रहा हूं। बेटा 1 जून को जब मैंने शेयर्स खरीदे होंगे, तो आप अपने दिमाग पे जोर डालो, जिस आदमी ने इन शेयर्स को बेचा होगा वो क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा कि मैं अगर आज यानी 1 जून को इन शेयर्स को बेच दूंगा तो मैं डिविडेंड का राइट खो दूंगा। यानी उसे पता है कंपनी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी ना कभी ये कंपनी डिविडेंड देगी लास्ट ईयर के लिए, और उस दिन मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहूंगा तो मुझे वो डिविडेंड कंपनी से नहीं मिलेगा। यानी वो क्या सोच रहा है 1 जून को? वो सोच रहा है कि यार डिविडेंड मेरा है, बट मैं शेयर्स को सेल करने से ये डिविडेंड का राइट उस नए मेंबर को ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि मिलना मुझे चाहिए था। यानी बेटा पिछले ऑनर को कहीं ना कहीं अपने डिविडेंड का लॉस दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से मैं आपको एक बात कहूंगा, नॉर्मली क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, यहां पे ईयर एंड हुआ और यहां पर जब कंपनी ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, फॉर एग्जांपल उसका 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, ऐसे में एक रफ एग्जांपल लेता हूं, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो इससे क्या होगा बेटा, मार्केट के अंदर इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। यानी हर शेयर होल्डर क्या चाहेगा, सॉरी हर बंदा मार्केट में क्या चाहेगा कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी कभी भी क्या दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है। यानी मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। इस वजह से बेटा इस कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और 1 जून यानी यहां पर आते आते इसकी प्राइस बेटा एकदम पीक पे आ जाएगी। पीक का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज हो चुकी होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब 1 जून को मैंने खरीदा होगा और मान लो मैंने 1 जून को खरीदते वक्त 110 रुपए पे किए, ऐसे एक रफ एग्जांपल मान लो मैंने 110 रुपए प्रीवियस ऑनर को पे किए, तो कंसेप्ट ये कहता है कि आप जो 110 रुपए पे करके आए हो ना, इसके अंदर कुछ पैसा आपने डिविडेंड का भी पे कर रखा है। क्या कहा मैंने? आपने इस 110 रुपए के अंदर कुछ अमाउंट डिविडेंड के लिए भी पे कर रखी है। तो पॉइंट ये आता है कि जब हम उसे खरीद कर लाएंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऐसे नोट कर देंगे टू बैंक। ध्यान से देखना बेटा, डेबिट साइड में क्या होगा, नंबर, आपने यहां लिखोगे एक, मान लो एक शेयर खरीदा तो नंबर्स में आ जाएगा एक, डिविडेंड में कुछ नहीं, और आपने वैल्यू नोट कर दी होगी 110 रुपए। आपने उस शेयर पे 110 रुपए पे कर दिए पिछले ओनर को, यानी जब आप उसे खरीद कर लाए तो 110 रुपए देकर आए, और मान लो जैसे ही 31 अक्टूबर को आपको डिविडेंड मिला, तो इस डिविडेंड को बोला जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यानी ये डिविडेंड उस पीरियड को बिलोंग करता है जिस पीरियड में हमने शेयर्स एक्वायर ही नहीं कर रखे, यानी हमारे खरीदने से पहले वाले पीरियड का। हमने खरीदा है बेटा 1 जून 2021 को, जबकि ये डिविडेंड है 20 और 21 का। तो बताओ 20 और 21 में क्या मैं शेयर होल्डर था? आंसर इज नो। जब हम उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं थे और उसके बावजूद भी हमें डिविडेंड मिल गया, तो इसे बच्चों बोला जाता है प्री एक्विजिशन, यानी खरीदने से पहले का डिविडेंड। और मान लो आपको इस शेयर पे बाद में बेटा 10 रुपए का डिविडेंड मिल गया। कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो लॉजिक कहता है कि आपने जब खरीदा होगा तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा प्रीवियस ओनर को फॉर डिविडेंड, और जैसे वो डिविडेंड आपको वापस मिलेगा उसे आप मानोगे रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी उसे अपनी कॉस्ट से एडजस्ट करवाओगे। यानी यो समझ लो जो आपको आपने 110 पे किए हैं
और बाद में कुछ टाइम बाद में आपको डिविडेंड मिल गया प्री एक्विजिशन नेचर का, वो यहां से माइनस हो जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की सही कॉस्ट मानी जाएगी 100 रुपीज। 110 रुपए 110 आपने पे किया, उसमें से 10 रुपए का डिविडेंड आपको वापस आ गया, तो 100 रुपीज आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। इसीलिए बेटा मैंने यहां लिखवाया है कि जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वो आपका डिविडेंड के कॉलम में नहीं जाएगा, वो 10 रुपए यहां पर आएगा, यानी उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है। और कॉस्ट की रिकवरी का मतलब कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देना। तो यहां पर बच्चों आपने लिखा होगा 110, यहां पर लिखा बेटा 10 रुपए, तो आपकी कॉस्ट पे नेट इफेक्ट कितने रुपए आ जाता है, 100 रुपीज। तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपए। तो क्या समझना है, जिस पीरियड में हम शेयर होल्डर नहीं थे, फिर भी हमें उस पीरियड का अगर डिविडेंड मिलता है, उसे बोला जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है उसे हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं, इसलिए हम जैसे वो डिविडेंड मिलेगा उसे कॉस्ट वाले कॉलम में ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में। और आपने देखा होगा इम्पैक्ट, यहां जब आप ज्यादा पे करके आए थे तो कॉस्ट बढ़कर आ रही थी 110, जब वो पैसा वापस मिला आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ। पहले हमने 110 पे किए, फिर वापस रिकवर हो गए 10 रुपए हमें, तो हमारी पॉकेट पे कितने रुपए का बर्डन आया बेटा? सर हमारी जेब पे 100 रुपए का बर्डन आया, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 100 रुपीज कंसीडर की जाएगी। बताओ ये बात समझ आएगी, समझ आई कि नहीं आई? सर ये बात समझ आ गई। तो बताओ प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है, आपको समझ आ गया? पिछले साल का डिविडेंड आपको मिला, बट आपने उन शेयर्स को करंट ईयर में खरीदा है, इसको हम प्री एक्विजिशन बोलते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है? पोस्ट एक्विजिशन आप ऐसे समझ लो, ध्यान से समझना, ये लास्ट ईयर है और ये बेटा करंट ईयर है। करंट ईयर आपने क्या किया था लास्ट ईयर में, यहां पर 1 अप्रैल 2020 को आपने 5000 शेयर्स खरीदे, या 5000 शेयर्स आपके पास ओपनिंग बैलेंस में थे, और कंपनी ने करंट ईयर में 31 अक्टूबर को डिविडेंड दिया। कब डिविडेंड दिया बच्चों? 31 अक्टूबर को करंट ईयर में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और आपको उन 5000 शेयर्स पे डिविडेंड मिला। दोबारा सुनो बेटा, मैं पिछले साल 1 अप्रैल 2020 को 5000 शेयर्स होल्ड करता हूं और पूरे पिछले साल मेरे 5000 शेयर्स थे और करंट ईयर में भी मेरे पास 5000 शेयर्स हैं, और 31 अक्टूबर 2021 को कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया लास्ट ईयर का। और बताओ लास्ट ईयर में मेरा पैसा उस कंपनी में लगा हुआ था कि नहीं था? लगा हुआ था। और अगर मेरा पैसा कंपनी में लगा हुआ था तो बताओ मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए कि नहीं? सर आपका ही डिविडेंड है और आपको ही मिल रहा है, तो इसे बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन, यानी खरीदने से बाद वाले पीरियड का डिविडेंड। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये शेयर्स या तो 1 अप्रैल को खरीदे या 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे हैं, और डिविडेंड दिया जा रहा है इसके खरीदने से बाद वाले पीरियड का, इस पीरियड का, यानी 20 और 21 का डिविडेंड दिया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं 20-21 का ये डिविडेंड मेरे लिए कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बेटा हमें जो भी मिला है वो हमारा ही राइट है और हमें ही रिसीव हुआ है, तो उस डिविडेंड को हम अपनी रेवेन्यू नेचर की इनकम मानेंगे और अपने इनकम के कॉलम में क्रेडिट कर देंगे, यानी डिविडेंड वाले कॉलम में ट्रांसफर कर दी जाएगी अमाउंट। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल 100% क्लियर है सर। तो क्या समझ में आया? अगर डिविडेंड इन नेचर प्री एक्विजिशन है तो आप उसे कॉस्ट के कॉलम में ले जाओगे, और अगर वो पोस्ट एक्विजिशन इन नेचर है तो आप उसे इनकम वाले कॉलम में ले जाओगे, यानी आपकी इनकम है, आपकी इनकम में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बट अगर वो प्री एक्विजिशन नेचर का है तो उसे बोला जाएगा रिकवरी ऑफ कॉस्ट, उससे आपकी
परचेज वाली वैल्यू को रिड्यूस करवा दिया जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर, हमें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो प्री और पोस्ट आपको समझ आ गया। अब एक और डिविडेंड होता है बेटा, जिसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी ने करंट ईयर में ही करंट ईयर के लिए डिविडेंड दिया। अभी जो मैं डिविडेंड समझा रहा था वो लास्ट ईयर के लिए पे हो रहा था, बट कभी कभी ऐसा होता है, मान लो ये करंट ईयर है और कंपनी करंट इस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया, वैसे क्या होता है, पहले हम प्रॉफिट कमाते हैं, अगले साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाया उसी में से करंट ईयर में ही डिविडेंड देना चाहती है, उसे बोला जाता है बच्चों इंटरिम डिविडेंड। क्या बोला जाता है सर? इंटरिम डिविडेंड। तो उस इंटरिम डिविडेंड को यहां पर मैं आपको बारी बारी कह रहा हूं, उस इंटरिम डिविडेंड को यहां पर हम क्या मानेंगे, उसे हम पोस्ट नेचर का कंसीडर करेंगे। कौन से नेचर का सर? पोस्ट नेचर का कंसीडर किया जाएगा। आप बच्चों ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, डिविडेंड के अंदर एक होता है इंटरिम और एक होता है फाइनल डिविडेंड। तो पहले जो पढ़ाया था वो था फाइनल डिविडेंड, अभी जो बता रहा हूं मैं इंटरिम डिविडेंड। आपको कंपनीज एक्ट में सर ने या मैडम ने पढ़ाया होगा कुछ इस तरीके से कि इंटरिम डिविडेंड उसे कहते हैं दो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पे किया जाता है। मैंने उसको सिंपल तरीके से कह दिया, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है और अगर करंट ईयर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसे इंटरिम डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। जी सर, हम समझ गए, क्लियर है। अब बेटा डिविडेंड को लेकर कुछ नोट्स बनाते हैं, यानी नोट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। बताइए सर कौन कौन से? तो लिखेंगे नोट नंबर 1। सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट्स नोट करेंगे। नोट नंबर 1 क्या है? ये कह रहा है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज ट्रीटेड, इंटरिम डिविडेंड इज ट्रीटेड एज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ऑब्लिक इनकम। जो आपका इंटरिम डिविडेंड होता है उससे हम पोस्ट एक्विजिशन कंसीडर करेंगे, यानी हम इसे हमेशा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मानकर चलेंगे। ठीक है सर। यानी अगर आपकी प्रॉब्लम में कभी भी लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप उसे मानकर चलोगे ये पोस्ट इन नेचर है। जनरली बोला है, अगर प्रॉब्लम में बोला जाए कि ये प्री एक्विजिशन नेचर का है तो आप प्री के जैसा ट्रीटमेंट कर देना, बट अगर प्रॉब्लम में कुछ ना बोला जाए तो आप इसे पोस्ट एक्विजिशन के जैसा मानकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दोगे। ठीक है सर, हम समझ गए। अगला पॉइंट, नोट नंबर 2। नेक्स्ट नोट क्या कहते हैं? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस, लिखो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स is treated as post acquisition dividend, post acquisition dividend and transferred to income column, income कॉलम का मतलब है डिविडेंड वाला कॉलम। तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था ना शेयर्स का, जैसे आपके पास ओपनिंग में 4000 शेयर्स थे, उस पे जो आपको डिविडेंड मिला, आप ये मानोगे कि ये शेयर्स हमने पिछले साल या उससे पहले से एक्वायर कर रखे हैं। और जब पिछले साल या उससे पहले से एक्वायर्ड है, इसका मतलब पिछले साल हमारा पैसा कंपनी में लगा हुआ था और हमें डिविडेंड मिला है, तो इसे बोला जाएगा पोस्ट एक्विजिशन। और पोस्ट एक्विजिशन हमारा हमेशा डिविडेंड वाले कॉलम में जाता है, यानी
इनकम वाले कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? अगला नोट, नोट नंबर 3 देखो बच्चों, थर्ड नोट क्या होगा? नोट नंबर 3, डिविडेंड फॉर, लिखना डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर received on purchase of shares, on purchase of shares, on purchase of shares during current year। मतलब क्या है अभी समझा देंगे। ड्यूरिंग करंट ईयर इज ट्रीटेड as pre-acquisition income, public dividend and transferred to cost column। और इसे बोला जाता है बच्चों रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या है अभी समझ आ जाएगा। एक सेकंड रुकना बच्चों। क्या कह रहे हैं? अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है लास्ट ईयर का, बट आपने उन शेयर्स को खरीदा है करंट ईयर के दौरान, तो हम उसे प्री एक्विजिशन कंसीडर करेंगे। मतलब दोबारा से सुनो, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, यहां पे देखो हमने 1 जून को शेयर्स एक्वायर किए, बट 31 अक्टूबर को जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो पिछले साल के लिए दिया जा रहा है। तो हमने शेयर्स करंट ईयर में खरीदे हैं, बट डिविडेंड लास्ट ईयर को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो आप पढ़ सकते हो मैंने क्या नोट किया है। डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, डिविडेंड तो लास्ट ईयर का है, रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, यानी पिछले साल का डिविडेंड मिला, जो शेयर्स हमने खरीदे ड्यूरिंग द करंट ईयर। डिविडेंड पिछले साल का है, बट परचेज करंट ईयर में हुई थी, और हमें उन करंट ईयर की परचेज पे डिविडेंड मिला, तो हम इसे कहेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और इस अमाउंट को हम कॉस्ट के कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, क्या मानते हुए कि ये हमारी क्या है? रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। क्या है बच्चों? ये हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो, डिविडेंड था 2020-2021 का, बट शेयर्स खरीदे थे जुलाई 2021 में, और डिविडेंड मिला हमें अक्टूबर 2021 में। तो शेयर्स हमने करंट ईयर में खरीदे हैं, और डिविडेंड लास्ट ईयर का है, तो हम इसे बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और इससे हम ट्रांसफर कर देंगे अपने कॉस्ट के कॉलम में एज एन रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अब इन सारी बातों पे एक छोटा सा एग्जांपल डील करवाता हूं बेटा, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सभी बच्चे एक एग्जांपल नोट करेंगे, बताइए सर। लिखना, ऑन 31 जुलाई एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड, एबीसी एसीक्यू का मतलब है एक्वायर्ड, एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड 500 shares at the rate ₹75 per share। यानी हमने 500 शेयर्स खरीदे, 75 रुपए पे एक खरीदा। आगे लिखना, ऑन कम डिविडेंड बेसिस। ये कह रहा है कि हमने 500 शेयर्स खरीदे हैं, एक शेयर 75 रुपए का खरीदा है, और 75 रुपीज जो हमने पे किए हैं वो ऑन कम डिविडेंड बेसिस हमने पे किया है। आगे लिखना, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर।
यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, द कंपनी डिक्लेयर्ड dividend at the rate ₹10 per share। बस पढ़ो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 31 जुलाई को हमने 500 शेयर्स खरीदे हैं, यानी 31 जुलाई करंट ईयर में हमने 500 शेयर्स एक्वायर किए। एक शेयर के लिए हमने 75 रुपए का पेमेंट किया, और जो हम शेयर्स खरीदे हैं 75 को कम कम डिविडेंड बेसिस, यानी 75 रुपीज, कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग, इसका मतलब 75 रुपए के अंदर कुछ डिविडेंड का पार्ट भी इंक्लूडेड है। और कह रहा है ईयर एंड पे कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस भी कर दिया। तो पहले तो एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, परचेज करंट ईयर में हुआ, ये मैं आपको कहूंगा कि डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का पे किया जाता है, तो ये 10 रुपए पिछले साल का डिविडेंड दिया होगा कंपनी ने, और ईयर एंड पे हम इन्वेस्टर हैं, यानी हमने शेयर्स खरीद रखे, तो 10 रुपए कंपनी हमें दे देगी। बट लॉजिकली पिछले साल हम ओनर नहीं थे, पिछले साल कोई और ओनर था, उस ओनर से हमने जुलाई में शेयर्स खरीदे 75 पे, और 75 में हमने डिविडेंड का भी पेमेंट कर रखा है। तो आप इसको कैसे डील करोगे, इन्होंने ये पूछा। अगर आप बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर देखना चाहते हो, तो पहले मैं आपको एक बात कह सकता हूं, ये हमारा जो है ना, ये जो डिविडेंड है इसे बोला जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और इसे कैसे डील किया जाएगा आप ये देख सकते हो। बहुत सिंपल है बेटा, आप टेंशन मत लो। ये लो, अब मैं डेट की बजाय तो यहाँ छोड़ देता हूँ, एक नंबर्स का कॉलम, एक तो आप बच्चे जल्दी से यहाँ पर देखेंगे, बहुत आराम से समझना। इस तरीके से बेटा आपको पेपर में अकाउंट बनाना पड़ता है पर्टिकुलर्स। यहाँ पर आता है बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर आ जाता है बच्चों डिविडेंड, और यहाँ पर आ जाता है बच्चों कॉस्ट। फिर यहाँ पर आएगा कॉस्ट, यहाँ पर आएगा बच्चों डिविडेंड, और यहाँ पर आएगा बेटा नंबर ऑफ शेयर्स। अब जुलाई के अंदर आपने 500 शेयर्स खरीदे और एक शेयर 75 रुपए में खरीदा गया है। तो यहां सबसे पहले जब आपने खरीदा होगा तो मालूम है क्या आएगा, जब आपने शेयर्स खरीदे होंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, जर्नल एंट्री पास होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में क्या आएगा बेटा, यहां आएगा सर टू बैंक, और यहां पर आएगा 500 शेयर्स 500, और एक के लिए हमने 75 रुपए पे किए, तो 500 इंटू 75 37,500। तो यहां पर मैं लेकर आ जाऊंगा 37500, बोलो हाँ या ना, 37,500 रुपए। बेटा ये जीरो है, इसको ध्यान से देख लेना, ये जीरो है, 37,500 आ जाएगा यहाँ पर, बोलो जी सर। अच्छा, कुछ टाइम बाद में कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, बट ये डिविडेंड हमारा नहीं है, फिर भी हमें मिल जाएगा, इसे हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते थे, आपको याद भी होगा बाई बैंक। इस डिविडेंड को यहाँ नाम दिया जाता है प्री एक्विजिशन। क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड का नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है, डिविडेंड से भी कोई लेना देना नहीं है, और इसके 10 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स पे जो भी आपको अमाउंट मिली है 5,000 रुपए, वो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट के कॉलम में। इसे बोला जाता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी लॉजिकली आपकी कॉस्ट कितनी बनी है 37,500 माइनस 5,000, तो आपकी कॉस्ट नेट कॉस्ट आ जाएगी। नेट कॉस्ट कंसीडर होगी बेटा यहाँ 32,500। जल्दी से इसे देखो, डाउट है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी नेट कॉस्ट कितनी आई। हम जब इनिशियली खरीद कर लाए थे तो बेटा 37,500 पे करके आए, बट बाद में हमें 500 शेयर्स पे 10-10 रुपए के अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड मिल गया, जिसे हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड के नाम से मानते हैं। तो हमें यहाँ पर 500 शेयर्स पे
₹10 के हिसाब से मिलेगा तो बेटा ये 5,000 बनेगा। आप इसे ये क्लियर है, या आप ऐसे भी कर सकते थे। हमने जो टोटल ऐसे रफ तरीके से था, पहले आपने 500 शेयर्स पे 75 अकॉर्डिंग पे किया होगा, और जब आपने 75 के अकॉर्डिंग पे किया तो आ जाएगा 37,500, और बाद में बेटा इसे हम बोलेंगे रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्या बोलेंगे? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी प्री एक्विजिशन, और इसको हम यहाँ पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड कैसे आएगा? 500 शेयर्स पे ₹10 के अकॉर्डिंग बेटा 5,000 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहलाएगा 32,500। इसे हम बोलेंगे आपकी नेट कॉस्ट। यानी अगर हमसे कोई कहता है कि नेट आपने 500 शेयर्स के लिए आपकी पॉकेट पे कितना बर्डन आया, तो मैं लॉजिकली कह सकता हूं 32,500 मेरी पॉकेट पे बर्डन आया। बट बेटा एग्जाम के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो जब आपने 31 तारीख को खरीदा होगा, 31 जुलाई को, तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500। जब वो डिविडेंड आपको कंपनी से मिलेगा, उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानकर कॉस्ट के कॉलम में रिफ्लेक्ट करवा देंगे, और नेट बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा 32,500। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको क्या समझाया, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, दोनों बातें बेटा मैंने आपको क्लियर करवाई। अब मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, अब एक प्रॉब्लम डील करवाते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब हम एक प्रॉब्लम डील करते हैं इस पॉइंट को लेकर। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से देखो, मैंने आपको यहाँ नोट्स भी लिखवा दिए। इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली पोस्ट एक्विजिशन का माना जाता है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा ही डिविडेंड और हमें ही मिला है, तो ये भी पोस्ट नेचर का है। हाँ, अगर हमने करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीदी है और हमें डिविडेंड लास्ट ईयर का मिल रहा है, तो इसे कंसीडर किया जाएगा प्री एक्विजिशन इन नेचर, और उसे हम कॉस्ट के कॉलम में ट्रांसफर करेंगे एज एन रिकवरी ऑफ कॉस्ट। और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैंने इस एग्जांपल में करके दिखाया प्रैक्टिकली। डेबिट साइड में जो कॉस्ट आ रही है वो इंक्रीज आ रही होगी, जैसे वो डिविडेंड मिलेगा हम क्रेडिट साइड में कॉस्ट के कॉलम में उसे क्रेडिट करेंगे, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी और नेट इंपैक्ट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब बेटा बुक पे आ जाओ और एक प्रॉब्लम स्टार्ट करवाते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब हम जो आपको क्लास के अंदर बुक प्रोवाइड करवाई है उसकी 5th नंबर प्रॉब्लम पे आ जाओ बेटा, और यहाँ से सभी बच्चे आराम आराम से पहले पढ़ना, उसके बाद में आपको इसका आंसर तैयार करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसी प्रॉब्लम बहुत बार रिपीट हो चुकी है पेपर के अंदर। तो 5th नंबर प्रॉब्लम से मैं आगे के पार्ट यानी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 1997 सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स। यानी बेटा ये इन्वेस्टर है, और हेड का मतलब इनके पास पहले से अवेलेबल है। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड के, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके पास 20,000 शेयर्स एज एन ओपनिंग बैलेंस रखे हुए हैं, जिनकी फेस वैल्यू तो है बेटा 10 रुपए, बट बुक वैल्यू है 16 पर शेयर। यानी हमने उसे कितने रुपए पे खरीदा होगा? 16 रुपीज पे हमने एक शेयर को यहाँ पर परचेज किया होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी ये कह रहा होगा कि हमने 16 रुपए पे खरीद रखे हैं। आगे क्या कह रहा है? ऑन 1 जून 1997 सिंह परचेज्ड 5,000 मोर इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। आगे ये कहता है कि 1 जून को उन्होंने फिर से परचेज किए और इन्होंने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं बेटा, और 5,000 शेयर्स खरीदे हैं 4 रुपए का प्रीमियम देकर। एक बात बता दूं, यहाँ बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चा कहता है सर प्रीमियम किस पे लगेगा? बेटा प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, तो मैं कह सकता हूं 10 रुपए फेस वैल्यू है, 4 रुपए प्रीमियम के साथ
हमने 14 रुपीज पे एक शेयर खरीदा होगा, यानी जो आपने 1 जून को जो आपने खरीदे हैं शेयर्स, उस पे आपने 14 यानी 14 रुपए एक शेयर पे पेमेंट किया होगा। ओपनिंग बैलेंस फर्दर परचेज, आगे क्या कह रहा है, 30 जून 1997 द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड ए बोनस एंड राइट इशू, कंपनी ने बोनस और राइट अनाउंस किया। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द 30 जून 19 सॉरी bonus was declared at the rate of 1 equity share for every 5 shares held, यानी एक बोनस मिलेगा अगर तुम्हारे पास पहले से 5 शेयर्स हैं, यानी 1:5 के रेशियो में बोनस दिया जाएगा। एंड दीज शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त 1997, और बोनस हमें मिल जाएगा 2 अगस्त 1997 को। The terms of right issue were, तो पहला क्या समझ में आया, एक बोनस मिलेगा 5 के बदले में, और राइट कैसे दिया जाएगा उसके बारे में आगे के पॉइंट्स क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट, राइट शेयर्स टू बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 10 अगस्त, यानी राइट दिया जाएगा 10 अगस्त को, जो भी हमारे पास शेयर्स होंगे उन पे हमें राइट दिया जाएगा। Right issue would entitle the holder of to subscribed additional equity shares in the company at the rate of 1 share per every 3 shares। राइट जो दिया जाएगा एक शेयर 3 के बदले में, यानी आपको राइट का रेशियो बताया गया 1:3। अगर आपके पास कंपनी के 3 शेयर्स हैं तो राइट में बच्चों आपको एक शेयर दिया जाएगा, और राइट की प्राइस है बेटा 15 रुपए। आगे क्या कह रहे हैं, और ये अमाउंट 30 सितंबर तक हमें हर हाल में पे करने। अगर आप राइट शेयर्स खरीदना चाहते हो तो 30 सितंबर तक आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एंटाइटलमेंट either wholly or in part transfer their right to outsiders। क्या कह रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे तो अपने राइट को कंप्लीटली या पार्टली किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे समझो, अगर मुझे राइट मिले हैं तो मैं चाहूं तो अपने सारे राइट किसी और को ट्रांसफर कर दूं, या राइट का एक पार्ट किसी और को ट्रांसफर कर दूं और बैलेंस पार्ट में खुद सब्सक्राइब कर लूं। आगे क्या कह रहे हैं, मिस्टर सिंह क्या करते हैं, एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन अंडर द इशू 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। सिंह क्या करता है, अपना 50% राइट खुद खरीद लेता है। बैलेंस ऑफ राइट ही सोल्ड टू अनंत फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 1.5%, और आधे शेयर्स वो अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर देता है 1.5 रुपए लेकर। आगे कह रहा है, इसका मतलब जो भी राइट इसे मिला था उसका 50% पार्ट इसने खुद ने सब्सक्राइब किया, और बैलेंस 50% पार्ट इसने अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया 1.5 पर शेयर का कंसीडरेशन लेकर। आगे क्या कह रहा है, ई पॉइंट में, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 1997, इसका मतलब 31 मार्च 1997 का डिविडेंड दिया जा रहा है 15% की रेट से बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय सिंह ऑन 20 अक्टूबर। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का दिया जा रहा है करंट ईयर में 20 अक्टूबर को, और हमें भी डिविडेंड मिला, यानी मिस्टर सिंह को डिविडेंड मिलेगा। आगे क्या कह रहा है, 1 नवंबर सिंह ने क्या किया, 20,000 इक्विटी शेयर्स बेच दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। अगेन वही बात, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एक्स्ट्रा, इसका मतलब प्रीमियम के साथ उसने 13 रुपए पे अपने कुछ शेयर्स सेल कर दिए। मार्केट प्राइस ईयर एंड पे बेटा 13 रुपए। कह रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ एज वुड अपीयर इन सिंह बुक्स एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट, और आप उसके क्लोजिंग शेयर्स की वैल्यूएशन भी करके दिखाओ।
ये बेटा आपकी प्रॉब्लम नंबर 5 है। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इसे एक बार रीड करो। इसका सॉल्यूशन बेटा अब हम तैयार करेंगे इसके बाद में। क्लियर है? हाँ जी सर, हमने इस प्रॉब्लम को पढ़ लिया। चलो बच्चों, मैं इसका आपको एक डायग्राम तैयार करवाता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले सर आप क्या करोगे बेटा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लो, ये हमारा ईयर बनेगा 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 1997। ये आ जाएगा 1/1/1997 और ये हो जाएगा बेटा 31/12/97। जनवरी से स्टार्ट होकर 9 दिसंबर में बेटा ईयर एंड हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कितने शेयर्स हैं? तो देखो जल्दी से नंबर्स, हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं, 16 रुपए पे खरीदा था। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000 और कॉस्ट जो है बेटा वो है 16 रुपीज के अकॉर्डिंग। एक शेयर को जब भी खरीदा था 16 रुपए में खरीदा हुआ है। आगे पढ़ो। आगे कह रहा है 1 जून को उन्होंने 5,000 और शेयर्स खरीदे और 14 रुपीज पे। तो ये तो था 1 जनवरी, अब आएगा 1 जून। परचेज, आपने बच्चों और शेयर्स खरीद लिए और खरीदे जो है उनके नंबर्स हैं बेटा 5,000 और एक शेयर खरीदा गया है 14 रुपीज के अकॉर्डिंग, यानी इतने रुपए का आपने पेमेंट किया। ओपनिंग बैलेंस देन परचेजेज 1 जून को। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 30 जून को कंपनी ने बोनस और राइट अनाउंस किया। बोनस दिया जाएगा 2 अगस्त को। किस रेशियो में? 1 इक्विटी फॉर एवरी 5, एक मिलेगा 5 के बदले में, बट 2 अगस्त को मिलेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 अगस्त। ये लो 2 अगस्त और यहां पर बच्चों बोनस दिया जाएगा। और बोनस कैसे दिया जाएगा वो देख लो, 1:5 के अकॉर्डिंग। एक मिलेगा, अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं तो आपको एक बोनस दिया जाएगा। हमारे पास यहाँ कितने शेयर्स हैं? 20,000 हमारे पास ओपनिंग में थे, 5,000 हमने और खरीदे, टोटल हमारे पास 25,000 है। 25,000 शेयर्स पे अगर हम 1:5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ 5,000 आ जाएगा, यानी 5,000 बोनस शेयर्स आ गए। 25,000 शेयर्स पे 1:5 के अकॉर्डिंग हमें 5,000 शेयर्स एज एन बोनस में रिसीव हो जाएंगे, यानी 5,000 शेयर्स हमें बोनस में मिलेंगे। आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है बच्चों ये कि राइट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 शेयर पर एवरी 3। इसका मतलब आपको राइट जो मिलेगा उसकी डेट बेटा यहां पर 10 अगस्त लिख देते हैं एक बार। बोनस ये 2 अगस्त था, अब आ जाता है 10 अगस्त और यहां राइट मिलेगा। राइट दिया जाता है 3:7 के अकॉर्डिंग। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया बेटा? एक सेकंड पढ़ते हैं। राइट किस रेशियो में दिया जा रहा है? 1 शेयर पर एवरी 3, एक मिलेगा 3 के बदले में। इसका मतलब राइट का जो रेशियो होगा बेटा यहाँ पे वो होगा 1:3। अगर तुम्हारे पास 3 शेयर्स हैं तो तुम्हें राइट में 1 शेयर मिलने वाला है। ठीक है सर, अब आप पता लगाओ कि आपको राइट में कितने शेयर्स मिलेंगे। कैसे पता लगाएं? हमारे पास स्टार्टिंग में 20,000 थे, फिर हमने 5,000 और खरीदे, हो गए 25,000, फिर हमें बोनस मिले 5,000, तो टोटल हो गए 30,000 शेयर्स। यानी जिस दिन राइट दिया जा रहा है
उस दिन हमारे पास टोटल 30,000 शेयर्स हैं। एक मिलता है बेटा 3 के बदले में, यहां पर 30,000 राइट बनेगा 10,000, 10,000 हमें राइट में मिलेंगे। दोबारा समझना, जिस दिन राइट दिया जा रहा है उस पर्टिकुलर डेट को हमें 30,000 शेयर्स हैं, एक मिलता है 3 के बदले में, तो बेटा 30,000 में 10,000 राइट शेयर्स हो जाते हैं। अब इन राइट शेयर्स में से उन्होंने क्या किया, 50% राइट किसी को सेल कर दिए और 50% राइट उन्होंने सब्सक्राइब कर लिए। तो कुछ पार्ट तो आ जाएगा परचेज यानी खरीद लिया, और कुछ पार्ट आ जाएगा बेटा सोल्ड यानी बेच दिया। तो आपने 5,000 तो खरीदे होंगे, तो 5,000 पे आपको 15-15 रुपए देने पड़ेंगे, और 5,000 राइट आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिए 1.5 की रेट पे, यानी 7,500 रुपए राइट शेयर्स को बेचने से जो मिला, आपको याद भी होगा, इसे P&L में क्रेडिट किया जाएगा। यानी ये 7,500 डायरेक्टली P&L में क्रेडिट हो जाएंगे, 7,500 रुपए जो आपको राइट को बेचने से मिला। और आपने राइट का वो पैसा किस डेट तक पे कर दिया होगा, यहां लिखा हुआ था ना बेटा, ये पैसा 30 सितंबर तक। अगर आप राइट खरीदते हो तो लास्ट डेट है 30 सितंबर, 30 सितंबर तक आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया, 10,000 शेयर्स हम खरीद सकते हैं राइट के अंदर, उन 10,000 में से 5,000 हमने सब्सक्राइब कर लिया 15-15 रुपए देकर, उससे हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और 5,000 शेयर्स हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिए, और उससे जो पैसा आएगा उसे हम डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर देंगे, अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है डिविडेंड फॉर द ईयर, हमें डिविडेंड मिलता है 15%, डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड 20 अक्टूबर, हमें 20 अक्टूबर को बेटा डिविडेंड भी मिल रहा है। कब मिल रहा है, तो 20 अक्टूबर को हमें डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो एक बात बता दूं बेटा, डिविडेंड कभी भी, बच्चों ध्यान से सुनना, डिविडेंड कभी भी बोनस और राइट पे नहीं मिलता है। किस पे नहीं मिलता, बोनस और राइट पे कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो इन पे आपको डिविडेंड मिलेगा, ना आपको इन शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। रीजन क्या है वो भी सुन लो बेटा, ध्यान से सुनना। ये बोनस वाले शेयर्स करंट ईयर में इश्यू हुए हैं और राइट भी करंट ईयर में इश्यू हुआ है। तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं, डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए दिया जा रहा है, और लास्ट ईयर में ये शेयर इश्यूड कैपिटल का पार्ट नहीं है। फिर से सुनो बेटा, डिविडेंड हमेशा उन्हीं शेयर्स पे दिया जाता है जो लास्ट ईयर कंपनी की कैपिटल का हिस्सा है। जो शेयर पहली बार इसी साल इश्यू हुए हैं उनको हमें डिविडेंड नहीं देना, बोनस हो या राइट हो, ये दोनों करंट ईयर में कैपिटल का पार्ट बने हैं, यानी पिछले साल की कैपिटल में ये नहीं थे, इसलिए बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो डिविडेंड जो है बेटा, एक तो ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा और एक जून वाली परचेजेस पे मिलेगा। एक बात बताओ बेटा, आपको मैंने आज समझाया था, जो ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड मिलेगा वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, पोस्ट एक्विजिशन। और जो हमने करंट ईयर में खरीदा है, यानी जो हमने 1 जून को एक्वायर किया है, उस पे जो हमें डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल का, वो हमारा नहीं है, किसी और का डिविडेंड है, उसे बोला जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यानी रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो उस अमाउंट को कॉस्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे, और जो ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा उसकी अमाउंट हम अपने इनकम वाले कॉलम में लेकर जाएंगे। ये बात मैंने इन नोट्स में आपको लिखवा रखी है, पढ़कर देख लो आप। सेकंड नोट आपको क्या कह रहा है,
जो ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा वो पोस्ट एक्विजिशन कहलाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट आपने करंट ईयर में खरीदी है और उन पे अगर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मिलता है तो वो प्री एक्विजिशन कहलाएगा। बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो आपको यहां पर क्या समझना है, जो डिविडेंड होगा वो आपको ऐसे समझना है, डिविडेंड आपको मान लो यहां दिया जा रहा है, ये है बेटा डिविडेंड की डेट, और ये डेट बेटा क्या दी हुई है यहां पर, ये सर 20 अक्टूबर, ये लो। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा जो काम का पॉइंट है, ओपनिंग बैलेंस पे जो मिलेगा ये हमारा कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन, और जो परचेज वाले पे मिलेगा वो कहलाएगा प्री एक्विजिशन। तो क्या कहा मैंने, हमें डिविडेंड दो ही शेयर्स पे मिलेगा, एक ओपनिंग बैलेंस वाले पे और एक 1 जून की परचेज वाले पे। ओपनिंग बैलेंस वाला हमारा पोस्ट एक्विजिशन है और 1 जून की परचेज वाला हमारा प्री एक्विजिशन कहलाएगा। क्लियर है? बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं दिया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, हाँ इसको डिटेल में जब प्रॉब्लम करेंगे तब कैलकुलेशन करवा दूंगा। आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने 20,000 शेयर्स बेच दिए 1 नवंबर को 13 रुपए पे। ये है बेटा 1 नवंबर, यानी यहां पर 1 नवंबर, और यहां पर बेटा सेल ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने नंबर बेचे गए हैं, 20,000, 20,000, और 20,000 को बेचा किस रेट पे गया है, यानी मार्केट प्राइस पे बेचा गया, जो कि 13 रुपीज मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो 20,000 नंबर्स बेचे गए हैं, और प्राइस जो है बच्चों वो है 13 रुपए, और कह रहा है ईयर एंड पे जो मार्केट प्राइस रह गई है वो भी हमारी 13 रुपीज है। लास्ट में आते आते एक शेयर 13 रुपए का रह गया। ये हमारी पूरी प्रॉब्लम है। तो हमने डेट चार्ट में क्या क्या बनाया वो मैं आपको बता सकता हूँ। डेट चार्ट के अंदर बेटा मैंने ओपनिंग बैलेंस बताया, कितने शेयर्स हैं किस प्राइस पे, 1 जून को हमने खरीदे यानी फर्दर परचेज हुई। बोनस मिला 2 अगस्त को, बोनस फ्री में मिलता है। राइट का कुछ पार्ट हमने खुद ने खरीदा, कुछ किसी और को ट्रांसफर किया, किसी और को ट्रांसफर किया तो पैसे आए, वो पैसे हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट के सॉरी जो हमने किसी और को सेल किया उससे जो पैसा आया उसे हम अपने P&L में ट्रांसफर कर देंगे। जो हमने खुद ने परचेज किया उससे हमारे नंबर्स और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। डिविडेंड में 2 चीजें हैं, बोनस और राइट पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस और परचेज पे डिविडेंड मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड हमारे लिए पोस्ट एक्विजिशन है और परचेज का डिविडेंड हमारे लिए प्री एक्विजिशन है। और 1 नवंबर को हमने कुछ शेयर्स बेच दिए और ईयर एंड पे एक शेयर की मार्केट प्राइस है 13 रुपीज। इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम का एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। मैंने पूरी प्रॉब्लम को एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, यानी इसका एक डेट चार्ट बना दिया। जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार प्रॉब्लम को पढ़ो, डेट चार्ट को देखो और इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो अब मेरे साथ समझना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो बेटा हमने 5th नंबर प्रॉब्लम का डेट चार्ट बना लिया है। अब इसका हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ, आप इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो बच्चों। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा होगा ईयर एंड की मार्केट प्राइस 13 रुपए। हाँ सर, तो इसे क्या करना है, इससे बच्चों आप 14 रुपीज कर लो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है बट आप इसे 14 कर लो और हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन तैयार करना है। यानी हमें ये मानकर चलना है कि मार्केट प्राइस ईयर एंड पे पर शेयर 14 रुपीज है। जी सर, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अब आपकी मार्केट प्राइस फिर यहाँ पर भी बदल जाएगी और यहाँ पर हम इसे 1 for 14 रुपीज कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, अगर आप कहते हो हम इसे 14 मान लेते हैं। अब बताओ, अब बेटा जल्दी से हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। सभी बच्चे
इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ साथ। जल्दी से सभी स्टूडेंट एक फॉर्मेट बनाते चलो। एक आ जाएगा डेट इस तरीके से, फिर आ जाएगा बेटा यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर्स के बारे में, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, फिर आ जाएगा डिविडेंड का कॉलम, फिर आ जाएगा कॉस्ट, फिर आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा नंबर्स, फिर आ जाएगा आपका डिविडेंड, और फिर आ जाएगा बच्चों कॉस्ट। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनने वाला है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करोगे, ध्यान देना यहाँ पर नोट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ जी सर, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनवा दो। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आना है डेट, फिर आ जाना है बेटा पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स, फिर आना है नंबर ऑफ शेयर्स, फिर आना है डिविडेंड या इनकम, और फिर आना है बेटा कॉस्ट, फिर दोबारा से डेट, फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स, फिर आ जाएगा बेटा यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स, फिर आ जाएगा बेटा डिविडेंड, फिर आ जाएगा बच्चों कॉस्ट। बात खत्म। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, हमें ज्यादा टाइम प्रॉब्लम को पढ़ने और उसका डेट चार्ट बनाने में लगता है। अब हम जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे इतना टाइम नहीं लगेगा। आप आराम आराम से एक एक पॉइंट को देखो। यहां पर आ जाओ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, 1 जनवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होती हैं, तो हमारी एसेट को हम अब अपनी बुक्स में दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस को। ठीक है सर? हाँ जी सर। तो सबसे पहले बेटा यहाँ ध्यान देंगे ओपनिंग बैलेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा। कैलकुलेटर आपके पास है बेटा अपना अपना? हाँ जी सर, मैं भी बेटा अपना कैलकुलेटर ले लेता हूँ। और सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 1 जनवरी का बैलेंस आएगा यहाँ पर, तो आएगा 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। और यहां पर आपको सबसे पहले क्या लेना है, यहां पर नंबर्स आ जाएंगे 20,000, और एक शेयर खरीदा गया है 16 रुपए में, तो आ जाएगा 3,20,000। डिविडेंड पे कुछ नहीं, और यहां पर आएगा 3,20,000 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस क्लियर। 1 जनवरी को हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं, 3,20,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर आता है 1 जून को, हमने 5,000 शेयर्स खरीदे 14 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आएगा बेटा अब 1 जून, ये लो सर 162 बैंक। और जब आप खरीदोगे तो नंबर्स बढ़ जाएंगे 5,000, और आप उस पर पेमेंट करोगे 14 रुपीज, तो 5,000 इंटू 14 ये हो जाएगा 70,000। तो डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा, और कॉस्ट में 70,000 रुपए फिर से आ जाएंगे। क्लियर है? तो हमारा ओपनिंग बैलेंस, हमारी परचेज। फिर आता है बच्चों बोनस। बोनस जो दिया गया है वो है 1:5 के रेशियो में, 1 मिलेगा 5 के बदले में, तो 25,000 के बदले में आपको 5,000 बोनस मिला। तो 1 अगस्त को जैसे ही बोनस मिलेगा आपके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा 2 बोनस, यहां पर आ जाएंगे 5,000 नंबर्स, यहां कुछ नहीं, और कॉस्ट में 0 रुपए। तो क्या समझ में आया? दोबारा सुनना मेरे साथ बेटा। बोनस से नंबर्स इंक्रीज होते हैं, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस्ट के कॉलम में मैंने यहां पर 0 रुपए नोट कर दिए। तो ओपनिंग बैलेंस खत्म, परचेज खत्म, बोनस खत्म। फिर आता है 10 तारीख को राइट। बट राइट में हमने क्या किया, 5,000 शेयर्स खुद ने खरीद लिए 30 सितंबर को, तो वो आ जाएगा यहां पर 30 सितंबर को। क्लियर है बेटा? ये आ जाएगा 30 सितंबर। राइट के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2 बैंक।
ब्रैकेट में लिखेंगे राइट सब्सक्राइब्ड या राइट परचेज्ड। आपने 5000 राइट खरीदे और एक राइट के लिए आपने 15 रुपए पे किए, तो 5000 इंटू 15 अगर आप लोगे तो आएगा 75,000। और बैलेंस राइट आपने 1.5 रुपीज के अकॉर्डिंग सेल कर दिया, और जो आपने सेल किया उसके 7,500 रुपए ये वाले जो हैं ये डायरेक्टली पीएनएल में जाएंगे, इनका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई भी काम नहीं है। यानी 7500 सीधा सीधा पीएनएल में ले जाकर क्रेडिट कर देंगे जो सेल ऑफ राइट से हमें मिला। जी सर, समझ आ गए बेटा यहां तक? अब आ जाओ बेटा यहां पर, राइट का ट्रीटमेंट हो गया। राइट का जो सेल से पैसा आया वो पीएनएल में, और जितने राइट हमने खरीदे उससे हमारे नंबर्स और हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ये बात भी समझ में आ जाती है। अब आ जाता है बेटा 20 तारीख को हमें डिविडेंड मिला। अब डिविडेंड का पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ये है 20 अक्टूबर, यहां पर आएगा बाई बैंक डिविडेंड के लिए, एक होगा प्री और एक होगा बेटा पोस्ट। अब कौन सा प्री एक्विजिशन है, कौन सा पोस्ट, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। आराम से सुनो, एक डिविडेंड प्री एक्विजिशन है, एक हमारा पोस्ट एक्विजिशन है। जो हमें ओपनिंग शेयर्स पे मिलेगा वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, उसे हम डिविडेंड के कॉलम में ले जाएंगे, और जो डिविडेंड हमें परचेजेस पे मिला वो हमारा प्री एक्विजिशन का मानकर रिकवरी ऑफ कॉस्ट के कॉलम में ले जाएंगे। बरोबर? हाँ सर। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे करने वाला हूं मैं। इसके लिए बेटा मैं नीचे एक वर्किंग नोट बनवाता हूं। तो डिविडेंड, तो हम कहेंगे डिविडेंड जो है ऑन ओपनिंग बैलेंस, जो हमें ओपनिंग बैलेंस पे मिला, ओपनिंग बैलेंस पे 20,000 शेयर्स हैं। डिविडेंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 20,000 शेयर्स की, एक शेयर की 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 20,000 शेयर्स की फेस वैल्यू 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए फेस वैल्यू है बच्चों, और डिविडेंड का रेट है 15%। तो 2 लाख पे 15% डिविडेंड मिलेगा हमें, यानी 30,000। ये 30,000 रुपए आपका पोस्ट एक्विजिशन है। कौन से वाला है बच्चों? पोस्ट। और इसे ले जाएंगे हम डिविडेंड के कॉलम में। कहां ले जाएंगे सर? डिविडेंड के कॉलम में। और ये पोस्ट इन नेचर होने की वजह से डिविडेंड के कॉलम में ले गए, और परचेज पे जो था ऑन परचेजेज, परचेज करंट ईयर में की है 1 जून को, बट डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया जाता है, इसलिए हमें इसका जो अमाउंट है वो हमारा रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। तो 5,000 शेयर जो आपने इस साल खरीदे हैं, और बट डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया जाता है, तो इन पे मिलने वाला डिविडेंड 7,500 रुपीज है, और ये प्री एक्विजिशन का माना जाएगा, और उसे बेटा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपके कॉस्ट कॉलम में। रीजन क्या था? रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानना है। क्या मानना है बच्चों? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, यानी हमें रिकवर हुए हैं पैसे जो हमने खरीदते वक्त ज्यादा पे कर दिया था। तो यहां कुछ नहीं, प्री है हमारा 7,500, और पोस्ट हमारा डिविडेंड के कॉलम में आ जाएगा 30,000 रुपीज। बोलो हाँ या ना? तो डिविडेंड के 2 ट्रीटमेंट होने थे, दोनों बता दिए, और 1 नवंबर को आपने सेल कर दिया 1/11, और 1 नवंबर को यहां पर आएगा बाई बैंक 20,000 शेयर कितने रुपए पे बेचा गया? 13 रुपए पे। तो 20,000 को 13 रुपीज से मल्टीप्लाई करो बेटा, आ जाएगा 2,60,000।
अब आ जाता है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। तो यहां पर आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, यानी बेचने से हमें फायदा हुआ या हमें नुकसान हुआ, ये बताओ। अब फायदा या नुकसान देखो, सबसे पहले आता है सेल प्रोसीड्स। आपको कितने रुपए मिले? हमें मिलते हैं 2,60,000। इसमें से बेटा आप माइनस करोगे कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग क्या है। अब कॉस्ट निकालेंगे एवरेज बेसिस पे। कौन से बेसिस पे बच्चे? एवरेज बेसिस पे। और एवरेज बेस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इधर देखो, हमें 3,20,000 एक है कॉस्ट, सारी कॉस्ट का टोटल लगा लो, 3,20,000 प्लस 70,000। तो यहां पे देखना 3,20,000 हमारे ओपनिंग की कॉस्ट है, 70,000 हमारी 1 जून के परचेज की कॉस्ट है, बोनस जो मिला उसकी कॉस्ट है 0 रुपए, और राइट में जो खरीदा उसकी कॉस्ट है 75,000। इतनी हमारी टोटल कॉस्ट हमारी जेब से गई है। बट आप भूल रहे हो इनमें से 7,500 7,500 रुपया में वापस मिल जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो इसे बोला जाएगा रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जो यहां से रिड्यूस करवा दूंगा। और आप इतनी कॉस्ट कितने शेयर्स की है? 20,000 ये, 5,000 ये, 5 ये, 5 ये, तो टोटल नंबर हो गए आपके 35,000, राइट। यानी 35,000 की कॉस्ट है। क्या मैं सही कह रहा हूं? शायद सर आप सही कह रहे हो। हाँ सर, ये कॉस्ट है 35,000 की। इनको 35,000 से डिवाइड कर दो और आपको 20,000 शेयर्स की कॉस्ट जाननी है, जो आप सेल किए उनकी कॉस्ट। तो सिंपल है, आपकी जेब से 3,20,000 ओपनिंग के लिए गई, 70,000 दोबारा जो खरीदे उसके लिए, बोनस के लिए 0, 75,000 आपने राइट के लिए पे किया, और बाद में आपको कुछ पैसा रिकवर हो गया प्री एक्विजिशन, जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है। आपको याद है प्री एक्विजिशन डिविडेंड को रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं, उससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो ये माइनस कर दो 7,500। तो आ गई थी 4,57,500। ये आपकी टोटल कॉस्ट है 35,000 शेयर्स की। इसको 35,000 से डिवाइड करो और 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा ये आपका कुछ 2,61,000। कितना आएगा? 2,61,429। 2,60,000 में बेचा, 2,61,000 की इन्वेस्टमेंट, तो आपको बच्चों यहां लॉस हो गया। मालूम है कितने रुपए का? 1,429 का लॉस जनरेट हो गया। और लॉस हमेशा आपको पता है यहां पर आता है 1 नवंबर, यहां पर आएगा बाई P&L लॉस। लॉस को कॉस्ट के कॉलम में ले जाएंगे 1,429। बात खत्म। क्लियर है यहां तक? एकदम सर। और लास्ट में आ जाओ बेटा 31/12 बाई CD। और अब जल्दी से आप टोटल लगाओ फटाक से। नंबर्स का टोटल लगाओगे तो आपका 35,000, उसमें से 20,000 शेयर्स जा चुके हैं, सेल हो चुके हैं, तो बचा कितना होगा? रिमेनिंग 15,000 शेयर्स। इसी के साथ इसका भी टोटल आ जाएगा 35,000। फिर आप डिविडेंड के कॉलम का टोटल लगाओ। डिविडेंड का 30,000 क्रेडिट का कॉलम है, और डिविडेंड हमारे P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 31/12 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 30,000, ये भी आ जाएगा। इसी के साथ डिविडेंड भी खत्म। तो मैंने क्या किया, जब पैकअप करना स्टार्ट किया तो नंबर्स के कॉलम का टोटल लगाया, जो आया 35,000। उनमें से 20,000 बिक चुके थे, तो रिमेनिंग है 15,000। तो नंबर्स का टोटल खत्म। फिर डिविडेंड के क्रेडिट साइड का टोटल लगाया, तो हमें डिविडेंड मिला था 30,000,
ये हमारी इनकम है, रेवेन्यू नेचर की, पी&एल में जाएगी, तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया टू पी&एल बैलेंसिंग फिगर 30,000। क्लियर? हाँ, ये लॉस कैसे आया अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर देख सकते हो सभी बच्चे, बेटा हमने जो शेयर्स सेल किए थे उसके लिए हमें 13 रुपए मिले थे, तो हम ये कह सकते थे 20,000 शेयर्स बेचे गए हैं 13 रुपीज की रेट पे, तो हमें 2,60,000 रुपए आए। और उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है जितने भी शेयर्स आपने खरीद रखे सभी की कॉस्ट को टोटल करो, टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट की रेट आ जाएगी, और जितने की जानना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा ओपनिंग की कॉस्ट है 3,20,000, 1 जून को खरीदा उसकी कॉस्ट है 70,000 रुपए, फिर बोनस में जो मिला वो फ्री में मिला, राइट की कॉस्ट आई 75,000। इतना पैसा हमारी जेब से गया है, और जो रिकवर होकर आया है सेल करने से, सॉरी डिविडेंड जो प्री एक्विजिशन नेचर का है उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं, यानी उसे कॉस्ट कम हो जाती है, उसको माइनस कर दिया, तो इतनी कॉस्ट है 35,000 की, यानी टोटल शेयर्स की, और हमें 20,000 की जाननी है, तो ये कॉस्ट आ जाती है, नुकसान हो गया 1429। और लास्ट काम है बेटा क्लोजिंग वैल्यू करना, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू। अब आपको पता है दो चीजें देखनी है यहां पर, एक है बच्चों मार्केट प्राइस, और एक है बेटा यहां पर कॉस्ट। तो आपको एक बात फिर से बता दूं, मैंने इस प्रॉब्लम में आपको मार्केट प्राइस बुक में जो 13 रुपए उसको 14 रुपीज करवा दिया है, तो मार्केट प्राइस अगर 14 रुपए है तो 15,000 जो बैलेंस शेयर्स हैं उनकी मार्केट प्राइस तो आ जाएगी ये 15,000 इंटू 14, और आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,10,000। और एवरेज कॉस्ट आपको पता ही है, जैसे ऊपर क्या था 3,20,000, 70,000, 0 प्लस 75,000 डिवाइडेड अपॉन, बट रिकवरी भी थी यहां पर 7,500, वो माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 35,000 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी इनको 15,000 शेयर्स से। यहां से बेटा आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो जल्दी से टोटल लगाते हैं, 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 0 प्लस 75,000 माइनस 7,500 डिवाइड करेंगे 35,000 से, और इनटू कर देंगे 15,000, तो रिमेनिंग की वैल्यू आ जाएगी 196071 रुपीज। तो जल्दी से एक बार फिर से समझा देता हूं, इन दोनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे, 196071। बुक के आंसर को मत देखना, ये जो किया ये एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर, इसको समझो। बेटा मैंने क्या किया, आपको पता है क्लोजिंग वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन होता है। यहां पर एक शेयर की मार्केट प्राइस 14 रुपए है, और हमारे बैलेंस शेयर हैं 15,000, तो 15,000 को 14 रुपीज से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मार्केट प्राइस कैलकुलेट होगी जो है 2,10,000 रुपए। उसका कंपैरिजन कॉस्ट के साथ किया जाएगा, और कॉस्ट यहां पर क्या आएगी, एवरेज कॉस्ट। सभी कॉस्ट को टोटल करो, रिकवरी को माइनस कर दो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ये टोटल कॉस्ट है 35,000 शेयर्स की। आपको बैलेंस शेयर्स की वैल्यू जानना है तो 15,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एवरेज कॉस्ट आएगी 1,96,071 रुपीज, और इन दोनों में से जो लोअर था वो यहां पर आ जाएगा 196071। अब आप जल्दी से इसका टोटल लगा दो, देखते हैं क्या होता है। 196071 प्लस 1429 प्लस 2,60,000 प्लस 7,500, तो इस साइड का टोटल है 4,65,000 रुपीज, और इधर का टोटल लगाओ 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 रुपए, तो आ जाएगा 4,65,000।
ये लो सर, दोनों साइड का टोटल टैलीड हो गया। तो हमने क्या किया, कॉस्ट के कॉलम का टोटल लगाया, क्रेडिट का और डेबिट का दोनों का बैलेंस मैच है, हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। एक बार यहां से अगर आप देखना चाहते हो, ये बेटा इस प्रॉब्लम का मैंने एक डेट चार्ट बनाया था, इसमें ओपनिंग, परचेज, बोनस, राइट, डिविडेंड, सेल और क्लोजिंग सारी एडजस्टमेंट, यानी ये समझ लो ये पूरा एक कंप्लीट प्रॉब्लम है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है 10 नंबर में। यानी इस प्रॉब्लम में हमने सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया, ओपनिंग, परचेज, सेल, बोनस, राइट, डिविडेंड और क्लोजिंग बैलेंस। मैंने आपको बताया डिविडेंड बोनस और राइट पे नहीं मिलेगा, डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस और परचेज पे मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा और करंट ईयर की परचेज का डिविडेंड प्री एक्विजिशन मानेंगे। प्री एक्विजिशन रिकवरी ऑफ कॉस्ट में जाएगा यानी कॉस्ट के कॉलम में, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हमारे डिविडेंड के कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से देखो, नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो साथ साथ आप कर सकते हो। ये बेटा आपके लास्ट के वर्किंग नोट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। अब बाकी की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज की क्लास में बेटा इतना ही पार्ट कवर करना है। आप एक बार यहां तक का पार्ट करके आना, कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में बेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में और अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम यानी इन्हीं टाइप्स की प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा खत्म करते हैं।